उसके बाद बच्चों मैंने कहा था कि हम ग्रुपिंग किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, लेकिन जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करेंगे, ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ क्या करते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ का किया जा सकता है, लेकिन जब बात लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आती है, उनकी ग्रुपिंग की बात आती है, जब हम उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए टर्म क्या यूज़ होती है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि क्लासिफिकेशन जिंदा है, सुन लेना, है ना? कभी आप सोचो कि क्लासिफिकेशन जिंदा है, इसका ऐसा कोई लेना देना किसी जीवित मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, ठीक है? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड करना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड करना। यहाँ मैं आपसे क्लासिफिकेशन के चार जो जहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है उसको चार बेसिस में आपको पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल, नेचुरल और न्यूमेरिकल या फिनेटिक। बात समझ में आई? क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? फिर कह रहा हूँ, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लें। मैं बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा खतरनाक है, बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है भैया? तो क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? किसी भी थोड़ा टाइम पर आया करें भाई। वैसे मैं अभी 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, कल परसों से 2 घंटे की क्लास हो जाएगी भाई स्टार्टिंग में। अभी थोड़ा सा मेरा शेड्यूल थोड़ा सा अभी बहुत हेक्टिक हो रहा है। 12th के बैचेस काफ़ी हो गए, 3-4 बैच उसके हो गए, 11th के हो गए, और सेंट जेवियर की क्लासें भी होती हैं। तो अभी ना थोड़ा इसलिए मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहा। 1-2 दिन के बाद आपका शेड्यूल सेट हो जाएगा। तबीयत भी खराब चल रही है। चलिए बच्चों, किसी भी चीज़ को ग्रुप में डिवाइड करना क्या कहलाता है? किसी भी चीज़ को ग्रुप में डिवाइड करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। बोलो हाँ या ना? बच्चों, हम ग्रुपिंग किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, हम ग्रुपिंग किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, लेकिन जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बिल्कुल मत समझ लेना कि क्लासिफिकेशन जिंदा है, जैसे टाइगर जिंदा था, है ना? तो वैसे क्लासिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि क्लासिफिकेशन जिंदा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये मतलब नहीं होता कि क्लासिफिकेशन जिंदा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड करना। और मकसद क्या होता है क्लासिफिकेशन का? एम आपको पता है ना, चीज़ों को लर्न करना, रिमेम्बर करना और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप की स्टडी को करना, कि उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप पता कर सके। यही तो मकसद होता है। सिंपल सी बात है। अरे इसीलिए तो ग्रुप बनाते हो, सिंपल सी बात है। अरे स्कूल के अंदर सेक्शंस क्यों बनाए जाते हैं? स्कूल के अंदर क्लास क्यों बनाई जाती है? ठीक है, लेवल दर लेवल हम इजीली पढ़ सकें, चीज़ों को समझ सकें, आगे बढ़ सकें। सिंपल सी बात है। अगर मानो कि अगर स्कूलों में सेक्शन ना हो, स्कूलों में क्लास ना हो, 11th 12th फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एक ही साल में कवर करना हो, क्या कर पाओगे क्या? क्या कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसलिए वहाँ क्या कर दी जाती है? ग्रुपिंग कर दी जाती है कि पहले साल ये फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाओगे। तो बच्चों, हम यहाँ क्लासिफिकेशन की जो बातें करने वाले हैं वो 4 लेवल पर करेंगे। ठीक है? हम 4 तरह का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। एक आपने प्रैक्टिकल, एक आर्टिफिशियल आप लोगों ने देखा होगा जरूर। आर्टिफिशियल जरूर आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेचुरल भी आपको वहीं मिल जाएगा, नेचुरल, और एक लास्ट आपका न्यूमेरिकल, वो भी मिल जाएगा। बोलो भाई, अरे समझ में आ रहा है? अब चैप्टर 1 के साथ चैप्टर 3 भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है मैंने। क्लियर है भैया? प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल, नेचुरल, न्यूमेरिकल या फिर फिनेटिक। क्लियर? बोलो भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है तो बोलो, आगे चलो। फिर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आगे चलो। थोड़ा सा पढ़कर आओगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अगर नल्लों की तरह बैठ जाओगे तो नल्ले वाली चीज़ें समझ में आएंगी भैया। थोड़ा पढ़कर बैठोगे, आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी, तबीयत ठीक नहीं है ना? लेकिन आवाज़ आ रही होगी, इतना तो पक्का है। आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। चले, ठीक है भाई। कोई गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा साहब। उसके बाद बच्चों, सबसे पहले अपन हम, है ना, और सबसे पहले बच्चों अपन करते हैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों, कौन सा? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बच्चों, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रैक्टिकल क्लासिक। चारों पढ़ाऊंगा मैं आपको, चिंता ना करो। बच्चों, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि ये किसके ऊपर बेस्ड होता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, तो आप क्या जवाब देंगे? बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है बच्चों? बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बेस्ड ऑन
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर ये बेस्ड होता है। बच्चों लंबे समय तक ह्यूमन ने इस क्लासिफिकेशन को काम में लिया, लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक जो ह्यूमन थे उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को काम में लिया, लेकिन आज की डेट में इस क्लासिफिकेशन को कहीं पर भी काम में नहीं ह्यूमन ने, आपने, हमने, तुमने सब इस क्लासिफिकेशन को लंबे समय तक यूज किया, लेकिन आज की डेट में इस क्लासिफिकेशन को कहीं भी काम में नहीं लिया जाता। नहीं आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी के ऊपर मिल जाएगा पेज, चैप्टर 3 पर है, क्लियर है? कहीं पर भी इस क्लासिफिकेशन को यूज नहीं किया जाता। क्यों 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 मैं आपको बताता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों पहले जो प्लांट थे ना, तो इन प्लांट में पहले के टाइम में इंसान का सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट था कि उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। यानी पहले इंसान का जो प्लांट के साथ रिलेशन था, प्लांट में जो इंटरेस्ट था वो किस चीज को लेकर था? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को लेकर इंटरेस्ट था प्लांट में। सिर्फ इंसान का, आपका, हमारा, तुम्हारा, हमारा प्लांट में किस चीज को लेकर इंटरेस्ट था? उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को लेकर। और उसी के बेसिस पर ग्रुपिंग करी हमने। उसी के बेसिस पर अपने क्या करी? ग्रुपिंग। कैसे? बोले सर समझाओ जरा, प्रकाश डालो इस बात पर। देखो, जिन प्लांट से ऑयल मिलता था तो हमने उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया, ऑयल यील्डिंग प्लांट। जिन प्लांट से हमें फाइबर मिलता था तो हमने ग्रुप बना दिया फाइबर यील्डिंग प्लांट। जिन प्लांट से हमें मेडिसिन मिलती थी तो उसके लिए हमने एक अलग ग्रुप बना दिया, मेडिसिनल प्लांट। बोलो हाँ या ना? हाँ ना, हाँ या ना? तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बेसिस पर हमने ग्रुपिंग करना चालू करा, क्योंकि हमारा लालच ही प्लांट से किस चीज को लेकर था? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को लेकर था। हमारा रिश्ता, हमारा इंटरेस्ट प्लांट में इसी चीज को लेकर था कि हमें उनसे क्या मिल रहा है। जिनसे ऑयल मिल रहा था तो अपन ने ग्रुप बना दिया ऑयल यील्डिंग प्लांट। जिनसे फाइबर मिल रहा था तो फाइबर यील्डिंग प्लांट। जिनसे मेडिसिन मिल रही थी तो मेडिसिन यील्डिंग प्लांट। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल, लंबे समय तक ह्यूमन ने इस क्लासिफिकेशन को काम में लिया, लेकिन आज की डेट में इस क्लासिफिकेशन को कहीं काम में नहीं लिया जाता। पूछो क्यों? पूछो 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 क्यों? पूछो क्यों? पूछो पहले पूछो, सारे पूछो, जरा पूछो, पूछो। हाँ, अब बताता हूँ मैं क्यों। देखो, क्योंकि भैया हमें पता है कि एक प्लांट की, मैं बता रहा हूँ। हाँ, सुनो। अच्छा, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि एक प्लांट की एक से ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। अपने को पता है कि एक प्लांट की एक से ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। देखो भाई, तो अब जब एक प्लांट की एक से ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी तो उसके एक से ज्यादा ग्रुप बनेंगे। हाँ या ना? मुझे तो तुम हाँ या ना में जवाब देना। एक प्लांट की एक से ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। जब एक से ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी तो एक से ज्यादा ग्रुप बनेंगे। बोलो हाँ या ना? तो एक से ज्यादा ग्रुप में रखोगे, उसको रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब एक से ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है तो उसको एक से ज्यादा ग्रुप में रखना भी पड़ेगा। और एक से ज्यादा ग्रुप में अगर किसी प्लांट को रखोगे तो हमारा क्लासिफिकेशन का एम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लासिफिकेशन का एम समझे नहीं? अरे फिर तुम कुछ को लर्न कैसे करोगे, रिमेंबर कैसे करोगे, और इंटर रिलेशनशिप की स्टडी कैसे करोगे? नहीं आई बात समझ में? बात आई समझ में? फिर सुन लो। एक प्लांट की एक से ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है। जब एक प्लांट की एक से ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी तो उसे एक से ज्यादा ग्रुप में रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। और अगर एक से ज्यादा किसी प्लांट को किसी ग्रुप में रखोगे, एक से ज्यादा ग्रुप में रखोगे तो क्लासिफिकेशन का एम डिस्टर्ब नहीं हो गया क्या? क्लासिफिकेशन चीजों को आसान बनाने के लिए था, तुमने चीजों को कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब उसी एक प्लांट को किस किस के साथ इंटर रिलेशनशिप करोगे? कैसे उसको रिमेंबर कर सकोगे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ नहीं है? अरे बोलो भाई, कैसे लर्न कर सकोगे? तो यानी हमारा क्लासिफिकेशन का एम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। जब एक से ज्यादा ग्रुप में रखोगे तो कहाँ कहाँ लर्न करोगे, कहाँ कहाँ रिमेंबर करोगे, और किस किस से उसकी इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करोगे? मुझे भी ये बता दो। तो थका देने वाला प्रोसेस हो गया। तो ये तो थका देने, अरे बात समझ में आ रही है तुम्हारे? हो दुष्टों, या मार करा के आगे बढ़ जाऊं? सालों नल्ले नहीं चाहिए मेरे को, पहले बता रहा हूँ। तुम्हारे जैसे नल्लों के कारण कुछ नहीं होता हिंदुस्तान में, पहले बता रहा हूँ। नल्ले नहीं चाहिए मेरे को, मुझे ऐसे चाहिए जो साले बिल्कुल एकदम जुनूनी बच्चे हो। हाँ, सुन लो मेरी बात अच्छे तरीके से। नल्लों का कुछ नहीं होता। 17 लाख में से 16 लाख, 16.5 लाख, 17 लाख बच्चे हैं तो 17 लाख में से 16 लाख 90 हजार नल्ले होते हैं। नल्ले किसी काम के नहीं होते, समझ रहे हो ना? अब तुम किस में काउंट होना चाहते हो? रेस्ट 10,000 में,
या 16,90,000? बताओ किस में काउंट होना चाहते हो? रेस्ट 10,000 में या बाकी के नल्ले लोगों में? नल्ले लोग वो हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ, और भाव जी हमें तो आता है जी, हम अबे तेरे से आता तो तेरा एग्जाम निकल जाता भाई, तुझे नहीं आता, मान ले इस बात को, तू ओवर कॉन्फिडेंस में, मान जा इस बात को, ठीक है। तेरे जैसे पता नहीं कितने मुंह उठा के आ जाते हैं हर साल नीट में, होता जाता कुछ नहीं है इनका, ठीक है भैया, पहले बता दूं होगा कैसे। और एक चीज और बता दूं, सुपरफिशियल पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। एक चीज मैं आपको अच्छे से बता दूं, अच्छे तरीके से नोट कर लेना, अगर तुम में दम है, एनसीईआरटी जिस तरीके से तुम पढ़कर जाओगे अपने तरीके से बता रहा हूं, तुम्हारे तरीके से, और मुझे सिलेक्शन लेके दिखा देना, और उसमें से 285 नंबर से ऊपर लाके दिखा देना मेरे को। 300 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। एक बार पेपर उठाकर देख लेना कि कितने क्वेश्चन डायरेक्ट थे एनसीईआरटी से, एक बार उठाकर देख लेना प्रीवियस ईयर्स का पेपर, मैंने कहा था एक बार उठाकर देख लेना कितने क्वेश्चन डायरेक्ट थे, पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इंस्टा चलाओ आराम से, फेसबुक चलाओ आराम से, ठीक है, यूट्यूब चलाओ आराम से, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा, ये उन्हीं से हो पाएगा जो रातें काली करेंगे भाई। सिंपल साफ सीधे सीधे बात करो, गोल मोल बात करनी नहीं आती, लॉलीपॉप देना नहीं आता बच्चों को, ठीक है भैया। हाँ, जो है साफ है। और जो एसटी कैटेगरी का भैया वो सुन लो भैया, फर्स्ट प्रायोरिटी पर बायो को ही रखना। बायो तो सबको रखनी है फर्स्ट प्रायोरिटी पर। अगर तुमने सोचा कि बायो में तुम्हें आती है, तुम कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप क्लास लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप घर बैठ सकते हैं, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं, एलन, आकाश, हमारी, तुम्हारी, जिस मर्जी की आपको लेना। अगर वहां पर तुम्हारे 300 प्लस टप रहे हो तो ठीक है, तुम्हें वाकई ही बायो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम कर लोगे, ठीक है भैया। और अगर तुम्हारे 300 प्लस नहीं टप रहे तो समझ लेना तुम्हारी औकात नहीं है एग्जाम निकालने की। एसटी कैटेगरी वाले सुन लेना भाई, अगर किसी घमंड में हो कि एसटीओ का सिलेक्शन हो जाता है तो तुम्हारी सबसे बड़ी भरम है। बहुत एसटी आए, बहुत एसटी चले गए, नहीं होता सिलेक्शन। सिलेक्शन आज के टाइम में उसी का ही होगा जो पढ़ेगा। गलत कह रहा हूँ तो बोल देना भाई, गलत कह रहा हूँ तो बोल देना, सिलेक्शन उसी का ही होगा जो पढ़ेगा। आजकल एसटी भी कम नहीं पढ़ रहे हैं, एसटी भी बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है। एसटी भी कम नहीं पढ़ रहे हैं, एसटी भी बहुत पढ़ रहे हैं भाई। हमारे साथ भी कई एसटी थे जो भाई साहब 3-3 साल लगा चुके हैं, एससी थे जो 4-4 साल लगा चुके हैं, अभी भी बैठे तैयारी कर रहे हैं, नहीं होगा, सिंपल और साफ बता दो। हाँ, होगा सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन लेना मुश्किल नहीं है भाई, सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। किसी भी खेल को खेलने से पहले उसका एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, रोड मैप